If I had a weapon, I could have killed them. मुजीबुर रहमान इस संकट के केंद्र में है, जो पाकिस्तान को विभाजित करने की धमकी दे रहा है। What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा गया। वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। दोनों हिस्सों के बीच 1600 किलोमीटर का फासला और बीच में भारत। जुबान अलग, संस्कृति अलग, खाना अलग, यहाँ तक कि सोच तक अलग। लेकिन असली हुकूमत वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, इसमें कोई शको शुबा न रहे कि पाकिस्तान की सरकारी जुबान उर्दू ही होगी और कोई जुबान नहीं होगी, कोई भी नहीं। इस पाकिस्तान की राजधानी ढाका में रहने वाले बंगाली लोगों की कोई खास सुनवाई नहीं होती थी। ताकत और फैसले कहीं और लिए जाते थे और बंगाली लोग बस उन्हें झेलते रह जाते थे। 1970 में पाकिस्तान के जनरल चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 167 में से 160 सीट जीत ली, यानी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बहुमत उन्हें मिला और लोकतंत्र के हिसाब से प्रधानमंत्री बनना उनका हक था। मुजीबुर रहमान इस संकट के केंद्र में है, जो पाकिस्तान को विभाजित करने की धमकी दे रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान में उन्हें नापसंद किया जाता है, उन पर अविश्वास किया जाता है, यहाँ तक कि उनसे नफरत भी की जाती है। लेकिन यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों में उन्हें पूजनीय माना जाता है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और मिलिट्री डिक्टेटर याह्या खान ने चुनाव के नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। जनता ने वोट दिया था, लेकिन सत्ता ने उसे ठुकरा दिया। ये वही पल था जब एक देश टूटने की दिशा में बढ़ने लगा। आवाम का फैसला मैं कर सकता हूँ। अगर जनाब आपको मंजूर है तो, अरे आपको मंजूर है तो नहीं, तो नहीं, अच्छा ठीक, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर है तो जन्नत में जाए, तो फिर जन्नत में जाए। चूंकि वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता को ये मंजूर नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान का नेता पूरे देश की हुकूमत संभाले, इसके बाद 25 मार्च 1971 की रात को ढाका में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया। मकसद साफ था, डर पैदा करना, आवाजों को खामोश करना और पूरे ईस्ट पाकिस्तान को झुका देना। The soldiers went wild, that they chose people at random, women, men, babies, shot and ran them through with bayonets, and began burning everything in sight. 75 people died this way, massacred. This child, the bayonet was run through her. Entire families were wiped out. All the women, the people say, were raped before they were killed, and their husbands and children, before they were killed, were made to watch their mother's degradation. छात्रों को हॉस्टल से घसीट कर मारा गया। पत्रकारों को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वह सच दिखा रहे थे, और महिलाओं के साथ जुल्म इसलिए हुआ ताकि पूरे समाज की रीढ़ तोड़ दी जाए। She was 14 years old in 1971 when she says she was raped twice by Pakistani soldiers. If I had a weapon, I could have killed them. Every human being has got some dignity, and after I was raped, my dignity was destroyed. कुछ ही महीनों में करीब 30 लाख लोग मारे गए। पीछे गार्ड थे, आगे भी गार्ड थे जो पहले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद कोई हमला हो गया, ये जो पीछे इतने गार्ड आ रही, उन्होंने फायरिंग शुरू कर। ये पीछे जो आ रही थी, इन्होंने भी शुरू कर। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण हुआ। ढाका यूनिवर्सिटी के खुले मैदानों में लाशें बिखरी थी, गांव जल रहे थे, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। और जब ये लोग भागे तो सबसे पहले शरण मिली भारत में। जब लोग जान बचाकर भागे तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में जैसे
वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार, इन सब जगहों पर शरणार्थियों यानी रिफ्यूजीज की बाढ़ आ गई। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ बंगाली भारत पहुंच चुके थे। भारत खुद आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था, फिर भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ आदेश दिया, सीमाएं बंद नहीं होंगी, जो आएगा उसे खाना मिलेगा और सिर छुपाने की जगह भी। भारत के शरणार्थी कैंपों में लोग ठूसे हुए थे। WHO और रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स बताती है कैंप भरे हुए थे, बीमारियां फैल रही थी, लेकिन भारत फिर भी सबको खाना खिला रहा था। इंदिरा गांधी ने इस संकट को दुनिया के सामने रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भारत को समर्थन नहीं मिला। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के लिए चीन तक पहुंचने का रास्ता था, एक गेटवे टू चाइना। और इस तरह इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी के बीच भारत खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा था। How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान के हजारों बंगाली सैनिक और पुलिस कर्मी जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, भारत आकर नई सेना में शामिल हुए, जिसका नाम था मुक्ति बहिनी यानी फ्रीडम फोर्स। भारत ने बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाए। आर्मी, रो और BSF ने मिलकर एक नेटवर्क खड़ा किया। भारत ने मुक्ति बहिनी को सिर्फ शरण नहीं दी, उन्हें लड़ना भी सिखाया। सबसे पहले सिखाया गया गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी आमने सामने की लड़ाई नहीं, बल्कि छुपकर हमला करना और हमला करके तुरंत गायब हो जाना। फिर ट्रेनिंग दी गई एक्सप्लोजिव और साबोटाज की, यानी दुश्मन की ताकत पर सीधा हमला नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई काट देना, जैसे रेल की पटरियां, पुल और जरूरी ठिकाने। इसके बाद आया इंटेलिजेंस गैदरिंग, दुश्मन कहाँ है, कब मूव करेगा और कहाँ सबसे कमजोर है। इन्हीं ट्रेनिंग्स के बाद मुक्ति बहिनी छोटी छोटी टीमों में बट गए। ये टीमें चुपचाप पाकिस्तान के अंदर घुसती, रेलवे लाइनों को उड़ाती, पुल तोड़ती और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर देती। बिना बड़े युद्ध के, बिना शोर के पाकिस्तान की पूरी मशीनरी को अंदर से खोखला किया जा रहा था। 1971 के बीच आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब भारत के पास चुप रहने का कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद दुनिया के नेताओं से मिलने निकली। लंदन, पेरिस, बोन, ओटावा, मॉस्को और यहाँ तक कि वॉशिंगटन DC तक भी पहुंची। हर जगह उन्होंने एक ही सवाल रखा, क्या इंसानियत सिर्फ यूरोप के लिए है? क्या एशिया के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? लेकिन अमेरिका का जवाब पहले से तय था। रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर बार बार यही कहते रहे, वी स्टैंड बाय पाकिस्तान, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान अमेरिका की विदेश नीति का एक अहम मोहरा था। और यहीं पर भारत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया। Friendship and cooperation, which specifies mutual strategic cooperation. This is the key development and Prime Minister Indira Gandhi's master stroke. इस समझौते का मतलब साफ था, अगर युद्ध हुआ और अमेरिका या चीन पाकिस्तान के साथ उतरे तो सोवियत रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा। 1971 की जंग में ये समझौता भारत की सबसे बड़ी ताकत बना। पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं था कि वो वही गलती दोहरा रहा है जो 1967 में हुई थी, जब इजराइल के दुश्मनों ने पहले हमला करने की कोशिश की थी और इजराइल ने पलटकर कुछ ही घंटों में उनके एयरफोर्स को जमीन पर ही तबाह कर दिया था।
उस एक गलती ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी थी और वही युद्ध इतिहास में 6 डे वॉर के नाम से जाना गया। 1971 में भी हालात कुछ ऐसे ही बने। पाकिस्तान ने पहले हमला जरूर किया, लेकिन भारत तैयार था। भारत ने इंतजार नहीं किया। अगले ही दिन तीनों सेनाएं एक साथ मैदान में उतरी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों ने मिलकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी और मुक्ति बहिनी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक आजादी की लड़ाई थी जो अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच रही थी। समुद्र में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्रीडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाए। कराची पोर्ट पर हमला हुआ और बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को पूरी तरह काट दिया गया। अब पाकिस्तान की सेना न हथियार पा सकती थी, ना ईंधन और ना ही मदद। हवा में इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लाइनों को तबाह कर दिया। रेडियो, रनवे और मूवमेंट सब कुछ ठप पड़ चुका था। जमीन पर जनरल सेम मानेकशॉ की रणनीति बिल्कुल साफ थी। ढाका पर सीधा हमला नहीं करना, बल्कि उसे चारों तरफ से अलग थलग कर देना है। सेम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित 2023 में विकी कौशल की मूवी भी आई थी, सैम बहादुर, जिसको लोगों ने खूब प्यार दिया। सिर्फ 13 दिनों के भीतर ढाका की पूरी घेराबंदी कर ली गई। शहर कट चुका था, सेना थक चुकी थी और बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और फिर इतिहास ने करवट ली। 16 दिसंबर 1971 को इतिहास ने आखिरी मोड़ लिया। ढाका के रेस क्रॉस ग्राउंड पर पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड के चीफ AAK नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। उस एक दस्तखत के साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। At 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A. Niyazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagjeet Singh Arora। विश्व युद्ध के बाद किसी भी युद्ध में सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और उसी पल एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। कई लोग आज भी पूछते हैं, भारत ने 1971 में ये सब किया क्यों? सबसे पहली वजह थी शरणार्थी संकट। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में आ चुके थे। उन्हें खाना, इलाज और रहने की जगह चाहिए थी। बोझ भारत बहुत देर तक अकेले नहीं उठा सकता था। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। दूसरी वजह थी नरसंहार। ईस्ट पाकिस्तान में जो हो रहा था वो दुनिया देख रही थी और चुप थी, लेकिन भारत इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ सकता था। जब लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे थे तो चुप रहना भी एक अपराध बन जाता। तीसरी वजह थी भारत की अपनी सुरक्षा। ईस्ट पाकिस्तान भारत की सीमा से सटा हुआ था। वहां की अराजकता, हिंसा और सेना की मौजूदगी भारत के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी थी। अगर हालात वैसे ही चलते रहे तो उसका असर सीधा भारत पर पड़ता। और आखिरी वजह थी रणनीति। भारत जानता था कि अगर एक आजाद और दोस्ताना बांग्लादेश बनता है तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा मजबूत होगी। एक दुश्मन पड़ोसी की जगह एक भरोसेमंद पड़ोसी, यही दूरदर्शी सोच थी। इसीलिए भारत का फैसला सिर्फ युद्ध का फैसला नहीं था, वो इंसानियत, सुरक्षा और भविष्य तीनों को साथ लेकर लिया गया फैसला था। सिर्फ 13 दिनों में युद्ध खत्म हो गया। पाकिस्तान टूट चुका था और एक नया देश दुनिया के नक्शे पर उभर गया, आज का बांग्लादेश। जीत के तुरंत बाद भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली। इस एक फैसले से भारत ने साफ कर दिया कि उसका मकसद जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि लोगों की मुक्ति थी।